नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले आ चुका है। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए आपके सामने वर्ल्ड मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक समझ में और याद करने में आसानी आपको होगी। सबसे पहले बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, इसका निर्माण कैसे हुआ, से क्या विशेषता है, कहाँ पर ये डेवलप होती है, सभी मरुस्थल, कितने मरुस्थल यहाँ पर हैं, यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल क्यों हैं, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, सारी बातें डिस्कस करेंगे। किम्बरले पठार कहाँ पर है, इसकी क्या विशेषता है, कैप्यार्क प्रायद्वीप कहाँ पर है, इसके बारे में क्या फैक्ट है, और आयरे झील जो है इसके बारे में क्या फैक्ट महत्वपूर्ण है, सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इसका आंसर है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी दिशा में ये लोकेटेड है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी दिशा में ये लोकेटेड है। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आ चुका है। उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी दिशा में ये आता है। बात क्लियर है। अब ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, उस पर बात करते हैं। देखिए आइए, देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, तो उसमें से एक राज्य है क्वींसलैंड। क्या है, क्वींसलैंड। तो उसके उत्तर पूर्वी दिशा में यहां पर आता है ग्रेट बैरियर रीफ। बात क्लियर है। यहां पर कोरल सागर, यहां पर कोरल सागर है, तो यहां पर आपका प्रशांत महासागर है। अगर आप महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर है, यदि आप सागर की बात करेंगे तो यहां पर कोरल सागर आता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप, इस प्रकार से होता है। जो देश की बाउंड्री होती है ना, उससे थोड़ा हटके होता है, एकदम लगा हुआ नहीं होता। जो आपका कोरल रीफ है थोड़ा सा बीच में गैप होता है, उसके बाद ही इसका निर्माण होता है। देखें जरा आप, ये बनता कैसे है। देखो, एक जीव होता है प्रवाल, बेसिकली एक समुद्री जीव होता है ना, जो इस प्रकार से होता है, देख रहे हैं आप, इस प्रकार से होता है। इसकी जो बॉडी होती है ना, वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है, या इससे कैल्शियम कार्बोनेट का यानी CaCO3 का निर्माण होता है, उसका जमाव होता है। अब होता क्या है, देखो ये कहाँ पर पनपता है, तो ये साफ पानी में इसका जन्म होता है, साफ पानी में डेवलप होता है, साफ पानी में ये विकसित होता है, डेवलप होता है। यहाँ पर इसका मुख होता है, देखो यहाँ पर इसका होता है माउथ, जहाँ से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। बात क्लियर है। लेकिन जब पानी प्रदूषित हो जाता है, पानी साफ नहीं होता, तब इसका जो मुंह है वो बंद हो जाता है, तब ये अपना भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही बड़े समूह में साथ में, देखो देख पा रहे हैं आप, ये बहुत ही बड़े संख्या में साथ में होते हैं। तो इनके मरने से, इनकी मृत्यु होने से बहुत बड़ी संख्या में कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, और इनके बाद में, इनके मरने के बाद में वापस से इनके ऊपर जो है दूसरी प्रवाल का जन्म होता है, और उन सभी के मरने से वापस से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता चला जाता है। यानी प्रवाल का जन्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, वापस से उसके ऊपर जो है प्रवाल का जन्म हो गया, उसकी मृत्यु हुई, वापस से जन्म हो गया, और एक के ऊपर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता चला जाता है। बात क्लियर है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे कहा कि जो प्रवाल है, जो प्रवाल जीव होता है, इस प्रकार से संख्या होता है, तो इनके मरने के बाद में ये कैसे मरते हैं, इनके मुंह बंद होने का, इनका जो माउथ होता है उसके बंद होने के कारण, इनका जो मुंह होता है जहाँ से खाना खाते हैं, तो इनका मुंह जो है बंद होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके कारण जो है यहाँ पर कैल्शियम यानी कि CaCO3 का जमा हो जाता है, और ये बड़ी संख्या में साथ में होते हैं, तो इनके मरने से बहुत बड़ी संख्या में CaCO3 का जमा हो जाता है। वापस से इनके ऊपर प्रवाल का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, वापस से CaCO3 का जमा हो जाता है, इनकी मृत्यु होती है, वापस से जो है CaCO3 का जमाव होता चला जाता है। इस प्रकार से एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती है, और इस प्रकार से देख पा रहे हैं आप,
इस प्रकार से एक के ऊपर एक जो है लेयर का, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर का जमाव होता चला जाता है और उसी से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो बेसिकली प्रवाल एक समुद्री जीव होता है, उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद में उसकी बॉडी से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है, जमाव होता है और उसी से जो है प्रवाल भित्ति का, यानी कि प्रवाल के मरने से जो भित्ति का निर्माण होता है उसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, या इसे ही मूंगा चट्टान कहा जाता है। ये आपको क्लियर है बात? ठीक, तो कैसे बनता है ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें, अब देखो आपके सामने वीडियो आएगा, इससे आप देखेंगे, इससे आप देख पाएंगे कि कैसे जीव के मरने के बाद में उसके ऊपर वापस से एक नए जीव का, प्रवाल का जन्म होता है और कैसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट एक के ऊपर एक जो है जमा होने से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता चला जाता है। देखिए आप किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो रहा है, बात क्लियर है। CO2 के मिलने से COCH3 का जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का जमा, देखिए देखो देख पा रहे हैं आप, ये जो पौधा है ना, ये जो आपका प्रवाल है, इसके आसपास किस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता चला जाता है। देखिए आप एक के ऊपर एक देखें, देख पा रहे हैं आप, ये देखो एक के ऊपर एक जो है इनका जो एक लेयर का निर्माण होता है और इस प्रकार से प्रवाल भित्ति का निर्माण जो होता है। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चले अब देखें कि प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ होती क्या है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, किस क्षेत्र में डेवलप होती है। देखो एक बात समझने पहले आप, सबसे पहले आप समझें कि ये जो पृथ्वी है ना आपकी, तो यहाँ पर आपका होता है विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसको बोलते हैं, जो आपका रीजन, ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कर्क रेखा और जो मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंधीय, क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो प्रवाल भित्ति का जन्म कहाँ पर होता है, इसका निर्माण विकास कहाँ होता है, तो इसका आंसर है जो कोरल रीफ है, इसका विकास जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही इसका सर्वाधिक विकास देखा गया है। और कितने अब देखो यहाँ पर जो है, तो बेसिकली यहाँ पर 20 से 30, लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में इसका विकास होता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए और उसमें भी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में इसका विकास होता है। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख, कोरल रीफ को प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान भी इसे कहा जाता है। इस समुद्र के भीतर स्थित चट्टानों में चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। पढ़ लिया हमने इसको। इसके बाद कोरल रीफ प्रायः उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय, बेसिकली इसका आंसर ये है। तो जो कोरल रीफ प्रायः उष्ण कटिबंधीय समुद्रों में मिलती है जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पढ़ लिया इसको हमने। जहां पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। ये शैल भित्तियां समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर होती हैं। जो आपकी समुद्र है, तट, जो आपका तट होता है उससे थोड़ा सा गैप के बाद होती है। ठीक, जिससे इनको बीच में छिछले लगून मिलते हैं। देखो क्या होता क्या है, मैंने आपसे क्या बोला, सपोज करिए आपका ये ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका तट, ये आपका तट है, ये तट, तो इसके बीच में हल्का सा गैप होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो यहाँ जो गैप में जो गड्ढे का निर्माण होता है वहां पर समुद्र का पानी जमा होता है और इससे यहाँ पर जो है लैगून का निर्माण होता है ना। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख, कोरल या प्रवाल उथले सागर में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिए स्वच्छ एवं अवसाद रहित यानी साफ पानी जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख जो है बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं और इनके मरने से ही कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है और उससे ही जो है प्रवाल भित्ति का निर्माण होता चला जाता। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका तट है, देख पा रहे हैं आप, ये तट है। तो इसके तट के बाद में ये सी हो गया। ठीक है, अब देखो यहां देखेंगे आप, यहां जो है बेसिकली यहां पर कोरल रीफ का, यहां पर प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो यहां बीच में और इनके बीच में जो जल का जमाव होता है उसको बोलते हैं हम लोग लैगून। क्या बोलते हैं? लैगून।
भाई ये आपका समुद्र, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट है। यहाँ पे तट के बाद में, इतने गैप के बाद में यहाँ पर कोरल रीफ का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो पानी जमा होगा उसको बोलेंगे लेगून। ठीक, तो इस प्रकार से लेगून का निर्माण होता है। और जो प्रवाल भित्ति है वो आपके तट से थोड़ी दूरी पर बनती है। भाई जो आपका प्रवाल भित्ति होती है उस समुद्री तट के कुछ गैप के बाद ही इसका निर्माण होता है, और इसके बीच में जो पानी जमा होता है उसको बोलते हैं लेगून। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, इस प्रकार से होती है कोरल रीफ। देखिए, देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से होती है। ठीक, ये देखिए आप, इनके जमाव से और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समुद्र के लिए, क्योंकि जो आपके जो दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली बहुत सी मछलियों का घर होता है। बहुत सी मछलियां जो है उनका निवास होता है कोरल रीफ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इस प्रकार से होता है। ठीक, एक देखो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपकी प्रवाल बनी होगी, इसके मरने के बाद यहाँ जो नई प्रवाल का जन्म हुआ होगा, एक के ऊपर है, तो एक के ऊपर जो है इसकी लेयर बनने से इसका निर्माण होता चला जाता है। अब देखो आप, नुल्लार बोर मैदान, क्या है? नुल्लार बोर मैदान। तो उसकी लोकेशन आपसे पूछते हैं कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है। देखो आप, यहाँ पर है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के बीच में यहाँ पर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर, वहां पर आता है नुल्लार बोर मैदान। देख पा रहे हैं आप? ये देखो आप, या देखिए आप, यहाँ पर आपका है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ आता है आपका नुल्लार बोर मैदान। तो बेसिकली दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन आती है। ठीक, तो बेसिकली ये गेहूं की खेती के लिए फेमस है। ये आपका जो है गेहूं की खेती के लिए फेमस है। इतना इसमें पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा इसमें पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, देखो जरा इसमें क्या होता है। ये आपका पश्चिमी भाग है। ठीक, यहां पर सर्वाधिक मरुस्थल है। क्या है यहाँ पे? मरुस्थल। यहां वर्षा कम होती है। और ये आपको जो पूर्वी क्षेत्र, यहां पर हरियाली है, यहां पर अच्छा बड़ी हरियाली है यहाँ पे। और यहां पर अच्छी वर्षा होती है, वर्षा अधिक। और यहां से बहुत सी नदियां निकलती हैं, डार्लिंग है, मर्रे है ना, उसके बाद आपकी लचलान है, बहुत सी नदियां से निकलती है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ मरुस्थल है। ये आपको जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर पर्याप्त पानी है, हरियाली है, यहाँ पर घास के मैदान है, डाउन्स है, यहाँ पर सवाना घास के मैदान है उत्तर में। ऐसा क्यों? देखिए समझे इसको। क्या होता है, हमारा जो भारत की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय विशाल मैदान है जो कि बादलों को रोकता है। हिंद महासागर से जो बादल आते हैं पानी लेकर, उनको रोकता है और उनको रोक कर पूरे भारत में वर्षा करवाता है। बेसिकली जो भारत में जो विशाल पर्वत है, चाहे वो साउथ में हो या उत्तर पूर्व में हो, वो बादलों को रोककर उनसे वर्षा करवाते हैं। लेकिन अब देखिए इसकी बात करें, देखिए आप, तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कोई भी बड़ा आपको पर्वत नहीं मिलेगा। आपको इस क्षेत्र में कोई भी विशाल पर्वत नहीं है। जो विशाल पर्वत है वो आपके पूर्वी क्षेत्र में है, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, तो जब बादल आते हैं तो चूंकि यहाँ पर कोई विशाल पर्वत या पहाड़ नहीं है, तो जो बादल है यहाँ पर रुक नहीं पाते। और जब बादल जो है यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़कर यहाँ जो विशाल पर्वत है, ये विशाल पर्वत इन बादलों को रोकता है और इनसे पर्याप्त वर्षा करवाता है। बात क्लियर है? तो चूंकि यहाँ पर कोई विशाल पर्वत नहीं है, इसलिए जो है बादल सीधे सपाट मैदान से आगे बढ़ जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर विशाल मैदान है पूर्वी क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो है जो पहाड़ पर्वत है बादल को रोककर इनसे पर्याप्त वर्षा करवाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं और यहाँ पर वर्षा कम होती है, और इसलिए इसे जो है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश। और इसलिए यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक मरुस्थल है। सर्वाधिक मरुस्थल जो है वो आपके कहाँ पर है? वो है आपके ऑस्ट्रेलिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई विशाल पर्वत नहीं है, तो बादल सीधे आगे बढ़ जाते हैं। और चूंकि यहाँ पर इसके पूर्व में विशाल पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम से, तो जो आपके बादल यहाँ पर रुककर पर्याप्त वर्षा करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर पर्याप्त हरियाली है, यहाँ पर विशाल घास के मैदान है, यहाँ से काफ़ी जो है नदियों का उद्गम होता है। यह आपको क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर कौन से मरुस्थल हैं
उनकी क्या विशेषता है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, आइए देखते हैं। तो भी 6 बड़े मरुस्थल हैं आपके सामने, जैसे कि विक्टोरिया है, इसके बाद आपका देखेंगे आप सिडनी, आपका सैंडी है, ग्रांड सैंडी है। इसके बाद में कुल 6 मरुस्थल आपके मुख्य हैं। सबसे बड़ा आपका विक्टोरिया है, इसके बाद में यहाँ सैंडी है ना, इसके बाद में सॉरी आपका देखो ये विक्टोरिया है, इसके बाद में ये आपका ग्रेट सैंडी है ना, यहाँ पर तनामी है, इसके बाद यहाँ पे सिम्पसन है, देख पा रहे हैं सिम्पसन हो गया आपका। इसके बाद साइड में यहाँ पे स्टुअर्ट है, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट है, और इसके बाद में ये आपका तनामी हो गया है ना, ग्रेट सैंडी हो गया, और यहाँ पे हो गया गिब्सन, आपका गिब्सन। तो कुल आपको 6 इसमें मरुस्थल हैं, है ना। कौन कौन से हो गए, ग्रेट विक्टोरिया पहला, दूसरा आपका हो गया गिब्सन, तीसरा आपका हो गया सैंडी हो गया, ग्रेट सैंडी, चौथा हो गया तनामी, ठीक, पांचवा हो गया आपका सिम्पसन, और छठवा हो गया आपका स्टुअर्ट स्टोनी। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया। सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा है स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट। आपके सामने लोकेशन आपको क्लियर है, विक्टोरिया, गिब्सन, ठीक, सैंडी, तनामी, सिम्पसन और स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट। सबसे बड़ा विक्टोरिया है, छोटा आपका स्टर्ट स्टोनी। तो कुछ 6 मरुस्थल मुख्य हैं, बाकी और भी होंगे, ठीक। तो इस क्षेत्र में चूंकि कोई विशाल पर्वत नहीं है, इसलिए बादल यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं करते, सारी वर्षा इसके पूर्व में होती है, इसलिए यहाँ पर घास के मैदान है, पर्याप्त नदियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर जो है सूखा है, यहाँ पर पानी कम है, वर्षा कम होती है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ये आपको क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में सूखा क्यों है, यहाँ पर वर्षा कम क्यों होती है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इस क्षेत्र में कोई विशाल पर्वत नहीं है कि जो बादलों को रोककर उनसे वर्षा करा पाए। और इसके जो पूर्वी क्षेत्र में क्यों वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर विशाल पर्वत है जो कि बादलों को रोककर इनसे पर्याप्त वर्षा करवाता है। किम्बरले पठार कहाँ पर है भैया, किम्बरले पठार जो है इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, यहाँ पर आता है किम्बरले पठार। ये किसके लिए फेमस है, तो भैया ये आपका फेमस है लौह अयस्क यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होता है। क्या होता है यहाँ पर, लौह अयस्क जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो उसी के लिए फेमस है ये, ठीक। तो लोकेशन और क्यों फेमस है हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने कैप्यार्क प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। ये देखें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका कैप्यार्क प्रायद्वीप है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा है। चूंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। नाम क्या है, कैप्यार्क प्रायद्वीप। ये फेमस क्यों है, ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहां से 2 धातु हमें यहां से प्राप्त होती है। एक आपकी होती है बॉक्साइट, 2 खनिज यहां से प्राप्त होते हैं, तो आपकी बॉक्साइट, और दूसरा होता है यूरेनियम, ठीक। यहां से क्या प्राप्त होता है हमें, बॉक्साइट और यूरेनियम, ठीक है। तो 2 यहां से हमें खनिज प्राप्त होते हैं, एक का नाम है बॉक्साइट और यूरेनियम, बॉक्साइट और यूरेनियम। अब देखें, जो आपका कैप्यार्क है, यहां पर एक खान है, इसका नाम है बाइपा की खान। क्या नाम है इसका, बाइपा जो फेमस है बॉक्साइट के लिए, या ऐसा कहें कि जो बाइपा की खान है वहां से बॉक्साइट हमें प्राप्त होता है। कहां पर है ये, देखें आप, ये आपका कैप्यार्क है प्रायद्वीप, यहां पर देखें आप, ये यहां पर आपका है बाइपा माइन, ठीक। ये फेमस है बेसिकली, यहां से हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। क्या होता है, बॉक्साइट प्राप्त। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि जो बाइपा की खान किसके लिए फेमस है, आंसर होगा बॉक्साइट के लिए। कहां पर है, तो कैप्यार्क का जो प्रायद्वीप वहां पर आता है। कौन सा प्रांत है, तो आंसर होगा क्वींसलैंड, इसका प्रांत का नाम है। कौन सा है, क्वींसलैंड में आता है, ठीक। तो प्रांत है क्वींसलैंड और क्षेत्र आपका है कैप्यार्क प्रायद्वीप, क्लियर है। और संबंध इसका है बॉक्साइट से, बाइपा की खान, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये देखें आप, ये वाला आपको जो ना ये दिख रहा है, ये आपका इसको बोलते हैं आयरे प्रायद्वीप। ये कौन सा है? ये कैपियार प्रायद्वीप है, उसका नाम है आयरे प्रायद्वीप। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ पर दो क्षेत्र हैं, एक का नाम है कुलगार्डी और कारगुल्ली। यहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है। क्या होता है? ये बेसिकली गोल्ड की यहाँ पे खाने हैं। ये आपकी गोल्ड माइन है ये ऑस्ट्रेलिया में। इसके पश्चिमी क्षेत्र में, इसके दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आती है कुलगार्डी और कालगुल्डी। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया कि भैया कुलगार्डी और कालगुल्डी, कुलगार्डी और काल गुल्डी ये कहां पर है? तो ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में है। ये किसके लिए फेमस है? तो ये सोने के लिए, गोल्ड के लिए फेमस है। यहां से हमें गोल्ड जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपके सामने, अब ये देखो एलिस स्प्रिंग क्षेत्र है जो कि तेल के लिए फेमस है। जो कि आपके बेसिकली किसके लिए फेमस है? कच्चे तेल की प्राप्ति यहां से होती है। जो आपका एलिस स्प्रिंग है, क्या है एलिस स्प्रिंग? तो आपका जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है यहां पर ये आता है। तो बेसिकली खनिज तेल के लिए फेमस है ये। क्या है? खनिज तेल के लिए फेमस। क्या है? एलिस स्प्रिंग कहां पर आता है? ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। कौन से प्रांत में, कौन से राज्य में आता है? तो ये आता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है खनिज तेल के लिए। ये आपको क्लियर है बात? आपका आता अगला है आपका आयरे झील। देखो मेरा आपसे प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है कोसियुस्को माउंट कोसियुस्को। कहां पर आता है? ये आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा स्थान तो आपका कौन सा हो गया? कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को हो गया। और सबसे नीचा स्थान कौन सा आता है? आंसर होगा आयरे झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्न बिंदु कौन सा हो गया? आयरे झील। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वो सबसे गहरी भी है और सबसे निम्न बिंदु भी यही है। सबसे ऊंचा स्थान हो गया आपका कौन सा हो गया? माउंट कोसियुस्को। और सबसे निम्न बिंदु आपका हो गया है आयरे झील। खारे पानी की झील है, सबसे गहरी है। क्लियर है? इसकी लोकेशन देखिए आप, यहां देखो आप, ये जो आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां देखें आप, यहां आपका आता है आयरे झील। क्लियर है बात? तो इतना पर्याप्त है, इतना पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि भैया ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, कैसे बना है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कम क्यों होती है? वहां पर सर्वाधिक मरुस्थल क्यों है? पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? वहां पर हरियाली क्यों है ना? सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। जो मेन टॉपिक था हमने पढ़ लिया है, तो इतना पर्याप्त है। इसके बाद हम नया महाद्वीप पढ़ने वाले हैं कल से परसों, जब भी आपका टॉपिक आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।